हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चैप्टर जो है हमारा पी ब्लॉक। ठीक है, तो देखिए आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं बेसिकली ऑक्सा एसिड्स। क्या कवर करने वाले हैं? ऑक्सा एसिड्स। ठीक है, तो ऑक्सा एसिड्स हमें देखने हैं ग्रुप 13 के, ग्रुप 14 के, ग्रुप 15 के एंड ग्रुप 16 के। ठीक है, ग्रुप 13 कौन सा है? बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 कौन सा है? कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 कौन सा है? नाइट्रोजन फैमिली। एंड ग्रुप 16 कौन सा है? ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो आज हम हेलोजेंस के ऑक्सा एसिड्स नहीं पढ़ेंगे, आज अपन सिर्फ इनके इन ग्रुप्स से रिलेटेड ऑक्सा एसिड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो कुछ तो ऐसे ही होश में होंगे कि पी ब्लॉक तो है ही नहीं सर, डिलीट हो गया है। तो भाई वो पिछले साल डिलीट हुआ था, इस साल है आपके सिलेबस में। और पिछले साल भी अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो पिछले साल डिलीट होने के बावजूद इस चैप्टर से 3 सवाल आए थे। ठीक है, वो अलग बात है कि जो तीनों सवाल आए थे, ठीक है, वो कौन कौन से आए थे? देखो, जो 3 सवाल आए थे, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड था, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से रिलेटेड था। ठीक है, ग्रुप 15 का शायद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर पूछ लिया गया था। ग्रुप 16 का ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, कंप्लीट ग्रुप 16 से रिलेटेड। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट 100% 3 क्वेश्चन जो है डिलीट होने के बावजूद। अब हालांकि चलो ठीक है कि ये तो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ लेते हो, ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट का भी कुछ हद तक आप आइडिया लगा लो। हाँ, तीसरा क्वेश्चन जो था वो मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड था। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड था। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो डिलीट होने के बावजूद आ गए। और इस बार तो एनटीए के सिलेबस में अगर आपने देखा होगा तो बकायदा इस चैप्टर को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना है इस चैप्टर को, आपको पढ़ना है। हाँ, कुछ चीजें हटा दी गई है, वो आपको नहीं पढ़नी। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ कि हमें सिलेबस जो एनटीए का पी ब्लॉक का सिलेबस है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 13 से लेकर 18 तक की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हो। ठीक है, मैंने ही पढ़ाई है। उसके बाद जनरल ट्रेंड्स जो है ये आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो। ठीक है, जनरल ट्रेंड्स मतलब कि जैसे एटॉमिक रेडियस की ट्रेंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड। तो ये सारे ट्रेंड्स जो है वो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ग्रुप वाइज लास्ट लेक्चर में आपको ये एक बार रिकॉल करवाने के लिए अपलोड करवाऊंगा जरूर। ठीक है, और मैं ही पढ़ाऊंगा इस चीज को। ठीक है, एक कंप्लीट एक ही लेक्चर में मतलब पूरे पी ब्लॉक का ऑर्डर लिखा होगा, रेडियस का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, सारा कंप्लीटली एक साथ। ठीक है, तो ताकि आपको एक ही जगह मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। ठीक है, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की भी कहानी है इसमें। ठीक है, और यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट। तो ये सारा कंटेंट एनटीए का सिलेबस जो भी दिया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हम बाकी सारे चैप्टर्स डिस्कस, बाकी सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमें इग्नोर नहीं करना है, पढ़ना जरूर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो पढ़ेंगे ऑक्सा एसिड्स। ठीक है, एसिड्स जो भी इस चैप्टर के अंदर एसिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, मेटासल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको लगता होगा कि यार ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, ये याद रखने की जरूरत है। तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनके पीछे भी ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सा एसिड। ठीक है, सबसे पहली जो चीज की हम बात करेंगे वो है ऑक्सा एसिड्स। ठीक है, क्योंकि इससे सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एसिड्स तो आप जानते हो, एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स H+ डोनर स्पीसीज होती है। ठीक है, एसिड्स के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि एसिड इज अ H+ डोनर स्पीसीज। ठीक है, H+ डोनर स्पीसीज जो है हम जनरली उसको एसिड मान के चलते हैं। अब ऑक्सा एसिड्स क्या होते हैं? देखो ऑक्सा एसिड ऐसे होते हैं जिनका H+ या यूं कह लो कि एसिडिक हाइड्रोजन, कि जिनका एसिडिक हाइड्रोजन इज
कनेक्टेड टू या बॉन्डेड टू, ठीक है, मोर करेक्ट वर्ड होगा बॉन्डेड टू, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ऑक्सा एसिड्स में जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा, तभी हम उसको ऑक्सा एसिड बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए H2SO4 है, ठीक है, और HCl है। अब ये दोनों ही एसिड्स हैं, ठीक है, ये भी H+ देता है, इसको अपन सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, मोस्ट फेमस, ठीक है, किंग ऑफ एसिड, और ये अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इन दोनों में से ऑक्सा एसिड कौन सा है, तो आप जानते हो कि ऑक्सा एसिड ये होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसके हाइड्रोजन आप देखिए ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है, काय का ऑक्सा एसिड। तो ऑक्सा एसिड क्या होते हैं, जिनका H+ या एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो किससे कनेक्टेड होता है, वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हो गई ऑक्सा एसिड्स की बात। अब उसके बाद अगली चीज देखिए, नेक्स्ट चीज जो मुझे बतानी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सा एसिड्स की जो नेमिंग है ना, याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। बस आपको मैं थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया दे देता हूं कि किसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम पॉसिबल है। तो जैसे मान लीजिए कि बोरोन फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, ग्रुप 13 की बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर ग्रुप 13 में आपको पहला एलिमेंट लिख के बता रहा हूँ कि ग्रुप 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेलियम, थैलियम आ जाता है। ग्रुप 15 की अगर हम बात करें, सॉरी ग्रुप 14 की, तो कार्बन फैमिली आ जाता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टेन लेड। फिर उसके बाद ग्रुप 15 की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन फैमिली आ जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। फिर अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूं तो ग्रुप 16 में कौन आ जाता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, ठीक है। फिर अगर ग्रुप 17 की बात करूं तो ग्रुप 17 में कौन आ जाता है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। अब इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल है, जैसे मैं अगर आपसे सवाल पूछूं व्हाट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल फॉर दिस, तो आप जानते हो कि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 पॉसिबल है, इसकी +4 पॉसिबल है, इसकी +5 पॉसिबल है, इसकी +6 पॉसिबल है, इसकी +7 पॉसिबल है। हालांकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है +6 और +7 शो नहीं करते ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन मैंने ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन शो नहीं करता, लेकिन सल्फर तो कर सकता है। H2SO4 में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 ही तो है, ठीक है। फ्लोरीन -1 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता, ये बात मैं रेडॉक्स में बता चुका हूँ। लेकिन भाई क्लोरीन तो करता है, क्लोरीन तो करता है, ब्रोमीन करता है, आयोडीन करता है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ओवरऑल ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि ग्रुप जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे होती है, तो जो भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। जैसे बोरोन की अगर मैं बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 ही है, 2s2 2p1, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां से पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अगर वो भी नहीं पता तो फिर बेड़ा गड़क हुआ पड़ा है, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे से सीरियस होके और स्टार्टिंग से टॉपिक्स को देखो, ठीक है। केमिस्ट्री समझ में ना आने का रीजन होता है ये नहीं कि केमिस्ट्री हार्ड है, रीजन ये होता है कि आप सही सीक्वेंस में चैप्टर्स को नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो चैप्टर्स का सही सीक्वेंस में पढ़ना स्टार्ट करो, आपको पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए, आपको केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए, तब जाके इस चैप्टर में आपको मजा आएगा, ठीक है। और मुंह उठा के अगर सीधा ही आ जाओगे कि यार तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं ग्रुप की क्या बात कर रहा हूँ, पी ब्लॉक है क्या यही नहीं पता, पी ब्लॉक में एलिमेंट्स कौन से हैं यही नहीं पता, क्या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अगर ये सब नहीं पता तो रैंडमली अब बीच में से कोई चैप्टर कोई टीचर नहीं समझा सकता, ठीक है। चलो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गई। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो अगर मैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अपन यहां से लिखते हैं कि अगर मैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होती है, -1, इसकी -2,
इसकी -3, इसकी -4, इसकी -5। ठीक है, ये -5 तो शो करता नहीं है। ठीक है, बोरॉन फैमिली -5 शो करती नहीं है, प्लस ही शो करती है। हाँ, कार्बन फैमिली जो है, कार्बन जरूर -4 शो कर देता है मेटल कार्बाइड्स के साथ। ठीक है, अदरवाइज ये भी -4 कुछ खास ज्यादा शो नहीं करते। ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं ना कहीं शो करते हुए दिख जाएंगे आपको। तो ये हो गई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात, ये हो गई मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालनी है तो सीधा फॉर्मूला 8 माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कर लो, या 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लो, दोनों से ही निकल जाएगा। ठीक है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों से आप मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे। तो किसी भी ग्रुप की, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन की लिख रखी है कि +6 है, इसका मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, इन सब की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 है। ठीक है, नाइट्रोजन की अगर मैंने +5 लिख रखा है, इसका मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इन सब की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड ऑक्सा एसिड्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ऑक्सा एसिड्स की बात। ठीक है, चलिए, तो अब देखो मैं ऑक्सा एसिड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से, तो ध्यान से चीजों को समझते हुए चलना। चलो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि अगर सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल नहीं, सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम, देखो मेटल गलती से निकल सकता है क्योंकि सेंट्रल मेटल जो है अपन जनरली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बात करते हैं, लेकिन तुम इस बात को दिल पे मत लेना। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं क्योंकि नॉन मेटल है, पी ब्लॉक का ही एलिमेंट आएगा, और पी ब्लॉक में जो अपन ऑक्सा एसिड में सेंट्रल एटम लेके चल रहे हैं वो सारे नॉन मेटल है। ठीक है, तो गलती से मेरे मुंह से अगर सेंट्रल मेटल भी निकल रहा है तो उस बात को दिल पे नहीं लेना है। चलिए, अगर सेंट्रल एटम जो है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो उस मेटल का नाम, उस ऑक्सा एसिड का नाम क्या होगा? उस ऑक्सा एसिड का नाम होगा, देखो, उस ऑक्सा एसिड का नाम होगा सेंट्रल एटम का नाम, और लास्ट में आएगा एक एसिड, लास्ट में आएगा एक एसिड। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं क्योंकि मुझे एक और चीज लिखनी है यहां पर, इसको यहां पे लिखते हैं, सेंट्रल एटम। ठीक है, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका नाम क्या लिखा जाएगा? उसका नाम लिखा जाएगा सेंट्रल एटम का नाम, देन लास्ट में लिखा जाएगा एक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, सबसे पहला अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल है H2SO4। ठीक है, H2SO4 अभी हमने बात करी थी, ऑक्सा एसिड होता है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो +6 होगी। क्या होगी? +6 होगी। और ये मैं रेडॉक्स चैप्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। रेडॉक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, रेडॉक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है, उसमें मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ही बातें कर रखी है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार सिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, और इनका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, न्यूट्रल है। ठीक है, आप जानते हो कि हाइड्रोजन पे जनरली चार्ज +1 होता है, सल्फर का निकालना है, ऑक्सीजन पे -2 होता है। तो ये हो जाएगा 2 + सल्फर -8 = 0, तो S बराबर आ रहा है 6। ठीक है, तो यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +6। इस तरीके से आपको निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैं एक सिखा चुका हूं, अब बार बार नहीं सिखाऊंगा। अगर सीखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका तो फिर रेडॉक्स का फर्स्ट चैप्टर देखो। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि सीक्वेंस में चलना है। अब आप देखो कि सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या यहाँ पे सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है? यस। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर सेंट्रल एटम है तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा सेंट्रल एटम का नाम, यानी कि सल्फर,
और लास्ट में क्या होगा, एक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखो H3PO4, H3PO4। तो यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। ठीक है, +5। तो क्या +5 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है? यस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम का क्या नाम है, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कोई भी एग्जांपल का नाम बताओ। H3BO3। तो यहाँ पे बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आप देखिए बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। क्या बोरोन की ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है? यस। तो यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बोरिक एसिड। क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड। बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट, कोई भी एग्जांपल लीजिए ऐसा ऑक्सा एसिड जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो। कोई भी एग्जांपल, जैसे HNO3। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। ठीक है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। और एग्जांपल बताइए। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं और, तो ले लीजिए आप H2CO3। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई भी एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो उस मेटल एटम का नाम एंड लास्ट में एक एसिड, उस सेंट्रल एटम का नाम एंड एक एसिड। बात समझ में आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज ध्यान रखें कि इस फ्लो चार्ट में आपको हेलोजन ऐड नहीं करना। मैंने अभी तक हेलोजन ऐड नहीं किया। ठीक है, हेलोजन ऐड नहीं करना, उसका रीजन क्या है वो आगे समझेंगे। बस अभी इतनी बात दिल पे लेनी है कि हेलोजन अभी हमें यूज नहीं करना। हेलोजन का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे और यही कॉन्सेप्ट है, सेम नहीं है, पर रीजन क्या है वो मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, चलिए, अब ये हो गई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। अब मान लीजिए कि इसमें से मैं क्या कर रहा हूं कि एक ऑक्सीजन माइनस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक ऑक्सीजन माइनस, यानी कि मैं इन एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल दूंगा। तो अगर जब आप इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दोगे तो क्या चेंजेस मिलेंगे आपको, आपको क्या चेंजेस मिलेगा कि सेंट्रल एटम में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ठीक है, यानी कि जो भी उस एटम की, सेंट्रल एटम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उससे 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ऑब्जर्व हो रही होगी। क्या कहने का मतलब है, तो पहले एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन पहले ये देख लो कि इस कंडीशन में नाम क्या रखा जाएगा। तो इस कंडीशन में उसका नाम रखा जाएगा, नामकरण जो इसका किया गया है वो ये है कि सेंट्रल एटम का नाम एंड सफिक्स लगेगा अस एसिड। सफिक्स क्या लगेगा, अस एसिड। अब एग्जाम्पल से समझो चीजों को, एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल जो लेंगे वो सारे एग्जाम्पल लेंगे किसके, अस एसिड के। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, H2SO4, यहाँ पर लेकर चल रहे हैं हम H2SO3। क्या लेके चल रहे हैं, H2SO3। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जरा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो -6 +2 यानी कि +4। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी यहाँ पर, +4। ठीक है, =2 के उस साइड जाएगा -4 तो +4 हो जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम सल्फर की क्या होती है, +6 से 2 कम आ रही है। तो +6 से 2 कम आ रही है यानी कि इसकी कंडीशन कौन सी वाली है, ये वाली कंडीशन है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सल्फ्यूरस एसिड।
नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेम एग्जांपल यहां पर देखिए, यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, H3PO4। अगर मैंने एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो यहां पर क्या आ रहा है, H3PO3। ठीक है, तो यानी कि H3PO3 आ रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, -6 + 3। ठीक है, -3 इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो +3। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है तो एक एसिड, अगर मैक्सिमम से 2 कम है, भाई जो भी एसिड आपको दे रखा है आप ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ही सकते हो उसकी डायरेक्टली। अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एक एसिड, अगर मैक्सिमम से 2 कम है तो अस एसिड। ठीक है, जैसे इसमें +3 आ रही है, आप जानते हो कि फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 है, 2 कम है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक के साइड वाला अस एसिड, यानी कि फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। बात समझ में आ रही है? दूसरा कोई एग्जांपल ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कोई भी। ठीक है, ले लेते हैं HNO3 का एग्जांपल, तो यहां पे लेंगे हम HNO2। ठीक है, मैक्सिमम क्या होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +5, यहां क्या लेंगे, +3, तो मैक्सिमम से 2 कम है, क्या नाम हो जाएगा इसका क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रस एसिड। क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रस एसिड। ठीक है, फिर बोरस एसिड कभी सुना नहीं है तो होता भी नहीं है इसलिए नहीं सुना, कार्बोरस एसिड भी नहीं सुना क्योंकि होता नहीं है। ठीक है, तो ये एसिड्स कुछ होते हैं जो हमने नाम लिख दिए। ठीक है, चलिए ये हो गया एक केस। तो अब इक वाला और अस वाला केस हो चुका है। अब मान लीजिए कि आप तो नहीं मान रहे और इसमें से भी ऑक्सीजन निकाले जा रहे हैं। अब इसमें से भी अगर आपने ऑक्सीजन निकाल दिया तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा कि सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -4। इस केस में नाम क्या रखा जाएगा, इस केस में नाम रखा जाएगा सेंट्रल एटम का नाम, देन अस एसिड। अब तुम तो कहोगे सर ये तो नेम सेम हो गया, तो नहीं, इसमें सफिक्स के साथ साथ प्रीफिक्स भी लगाया जाता है, वो है हाइपो। क्या लगाया जाता है, हाइपो। ठीक है, तो हाइपो सेंट्रल एटम का नाम, देन अस एसिड। ठीक है, देखिए क्या है कहानी, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल यहां लिखेंगे इसके। ठीक है, तो ध्यान देना, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं H2SO2। ठीक है, तो सल्फर है सेंट्रल एटम, सल्फर है सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम का नाम क्या है, सल्फर। मैक्सिमम कितनी होती है, +6, और यहां पर कितनी आ रही है, निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, तो -4 एंड +2, तो यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -4 आ रही है। ठीक है, 4 कम आ रही है, तो इसका नाम क्या होगा, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम होगा, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अगर मान लीजिए यहां पर हमने ले लिया क्या, H3PO2। ठीक है, H3PO2, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +1। क्या आएगी, +1। तो इसमें नाम क्या होगा इसका, देखो मैक्सिमम क्या होती है 5 में से 4 कम आ रही है, तो यानी कि इसी कैटेगरी का है, तो इसका नाम होगा हाइपो फॉस्फोरस एसिड। क्या होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बात समझ में आ रही है क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गई हाइपो वाली कंडीशन, जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 4 कम आ रही है। ठीक है, चलिए
अब एक इंटरेस्टिंग चीज और बताते हैं। देखो कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा केस बन रहा है कि जिसमें आपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ रही है, हालांकि ये चीज पॉसिबल है नहीं और होती भी नहीं है, लेकिन जिस मेथड से अभी मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सिखाया है उस मेथड से अगर आप करोगे तो वो मैक्सिमम से ज्यादा ही आ रही होगी। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, तो जैसे एग्जांपल से समझो कि अगर मैंने आपको H2SO5 दे दिया, क्या दे दिया, H2SO5, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, जैसे क्या आ रही है। इसकी जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो वो आ रही होगी प्लस 8/10-2, ठीक है 8। तो क्या +8 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है क्या? नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन आ रही है, होती नहीं है। जब स्ट्रक्चर देख के पढ़ाओगे, ये मैं बता चुका हूँ, ये बकायदा मैंने रेडॉक्स के क्वेश्चंस में भी करवाया है आपको। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक्चुअली वो +6 होती है। वो कैसे होती है वो हम स्ट्रक्चर से डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर देखो ऐसी सिचुएशन आ रही है, ठीक है, मैक्सिमम से +2 आ रही है इस मेथड से कैलकुलेट करते वक्त, तो आप नाम कैसे रखोगे? तो देखो वो सब अभी लिखेंगे, तो पहले हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट रहे। सेंट्रल एटम है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है, ठीक है। एक्चुअली में इस चीज को दिल पे नहीं लेना है, मैक्सिमम से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आप लिख रहे हो तो यानी कि वो एक्चुअली पॉसिबल है नहीं, ठीक है, बस कैलकुलेट करते वक्त आ रही होगी। तो उस वक्त आप नाम क्या रखोगे? आप नाम रखोगे सेंट्रल एटम का नाम एक एसिड, ठीक है। लेकिन सेम हो गया ये तो, बट यहाँ पे आप क्या है एक इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स ऐड करोगे और वो प्रीफिक्स है पर ऑक्सी। क्या है? पर ऑक्सी, यानी कि पर ऑक्सी सेंट्रल एटम का नाम देन एक एसिड। बात समझ में आ रही है? तो जैसे इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के से रिलेटेड। एक और एग्जांपल बताओ कौन सा लोगे? ये वाला ले लेते हैं, H3PO5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। चलिए समझ में आ रही है कहानी क्या है? ठीक है, बढ़िया नोट्स लग रहे हैं रंग बिरंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सा एसिड, कुछ ऑक्सा एसिड अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और कहानी बाकी है, ठीक है। तो इक एसिड कब होगा, अस एसिड कब होगा, हाइपोअस कब होगा, ठीक है, परऑक्सी कब लगेगा, तो ये सारा आपको एक फ्लो चार्ट में दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ और टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे हम टर्म की बात कर रहे हैं, लेट सपोज हम बात करते हैं पायरो की, ठीक है, एक लिखा जाता है पायरो, देन सेंट्रल एटम का नाम एंड एसिड। अब ये पायरो एसिड कब यूज किया जाता है, ठीक है, ये पायरो वर्ड कब यूज किया जाता है? तो देखो पायरो वर्ड यूज किया जाता है जब आपने 2 एसिड लिए, ठीक है, 2 एसिड्स लिए अलग अलग, ठीक है, ये दोनों सेम एसिड है, सेम एसिड है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है, और उस एसिड में से जब आप H2O निकाल देते हो तब बनता है पायरो एसिड। एग्जाम्पल से समझते हैं, सारी चीजें एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया H2SO4, ठीक है, इसमें वापस से ऐड करिए H2SO4, ठीक है, और इसमें से निकालिए आप H2O, क्या निकालिए? H2O। तो क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा? H2
H2O7, ठीक है, H2H2O7, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम रहेगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि आपने इसमें जो H2O निकाला है वो किस में से निकाला है, सल्फ्यूरिक एसिड में से निकाला है। किस में से निकाला है, सल्फ्यूरिक एसिड में से निकाला है। तो जब दो एसिड में से आप एक H2O निकालते हो तो प्रीफिक्स लगती है पायरो। अब जैसे आप अगर यहाँ पर सल्फ्यूरस निकालते हैं ना, सल्फ्यूरस एसिड में से निकालते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड ले लेता हूँ, जैसे एग्जांपल H2SO3, ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है। क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है, ठीक है। ये भी सल्फ्यूरस एसिड ले लेते हैं। और जब आप एक दो सल्फ्यूरस एसिड में से H2O निकाल रहे हो तो क्या बनेगा, H2S2O5। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे पायरो सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलोगे, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। बात समझ में आई, ठीक है। तो यानी कि दो एसिड उसमें से H2O निकालना है। अब वो कोई भी ले सकते हो आप, इससे पायरो फॉस्फोरिक एसिड भी बना सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जैसे H3PO4 क्या है आपका, फॉस्फोरिक एसिड। अब इसके दो में से अगर आप 1 मोल H2O निकाल दोगे, क्या बनेगा, H4P2O7। इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, अब इसका एक कॉमन नेम है वो भी याद रखना है आपको। इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम है ओलियम, ठीक है। क्या नाम है इसका, ओलियम। उसी तरीके से यहाँ पे इसका भी नाम याद रखना है कि इसका कॉमन नेम है कैरोस एसिड। क्या नाम है इसका, कैरोस एसिड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एसिड और देखते हैं हम, हमारे सिलेबस में है वो बकायदा, तो वो है H2S2O8, ठीक है। इसको बोलते हैं पर ऑक्सी पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, परऑक्सी पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें परऑक्सी बॉन्ड लग जाता है। और इसका कॉमन नेम है मार्शल्स एसिड। क्या नाम है इसका, मार्शल्स एसिड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसकी स्ट्रक्चर्स की भी बातें करेंगे हम। स्ट्रक्चर वही केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके आपको स्ट्रक्चर्स बनानी। स्ट्रक्चर्स बनाना कोई बड़ा खेल नहीं है इसका, ठीक है। तो ये हो गया पायरो का कॉन्सेप्ट। किसका, पायरो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और समझना है, वो है मेटा। मेटा कब लगता है, ठीक है। ध्यान से देखो कि मेटा कब लगता है, मेटा एसिड। देखो मेटा एसिड कब बनता है, तो देखो अगर जब भी आप कोई एसिड लें, ठीक है, आपने एक सिंगल एसिड लिया है, उस सिंगल एसिड में से जब आप H2O निकालते हो, उस सिंगल एसिड से जब आप H2O निकालते हो, ठीक है, तो आप क्या नाम लिखते हो, मेटा एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको भी। एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम H3PO4। क्या है ये, फॉस्फोरिक एसिड है, जानते हो आप। क्या है ये, फॉस्फोरिक एसिड है। इस फॉस्फोरिक एसिड में से मैं क्या कर रहा हूँ, एक H2O निकाल रहा हूँ। तो अगर मैं इस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 में से एक H2O निकालूंगा तो क्या बनेगा, HPO3, यही बनेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं फॉस्फोरस एसिड से निकालता, H3PO3 से अगर निकालता, तो क्या नाम हो जाता इसका, क्या बनता,
HPO2, तो इसका नाम होता मेटा फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम होता? मेटा फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम हो जाता? मेटा फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए एक एग्जांपल अब आप बताइएगा, एग्जांपल आप बताओगे। H2SO4, इससे जब H2O निकालोगे, देखो ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से जब आप H2O निकालोगे, इसमें से जब आप H2O निकालोगे तो क्या बनेगा? SO3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। सही है? नहीं है सही। क्या ये एसिड दिख रहा है तुम्हें? नहीं, ये एक एसिड नहीं है, क्योंकि इसके पास H+ ही नहीं है, तो काहे का एसिड? ठीक है, ये एक ऑक्साइड है। इट इज एन ऑक्साइड, इट इज नॉट एन एसिड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। बात समझ में आई? इसको क्या बोला जाएगा? सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मेटा का केस। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि यार H2O निकालने के बाद एसिड है भी या नहीं। अगर एसिड होगा तो ही मेटा लगेगा। ठीक है, अगर एसिड ही नहीं है तो ठीक है। फिर उसके बाद एक टर्म आपने और सुनी होगी, ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो एक्चुअली हम तब यूज करते हैं जब H2O निकालने के बाद वापस से एसिड बन रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने H3PO4 लिया, इस H3PO4 में से जब आप H2 निकाल रहे हो तो वापस से एसिड बन रहा है, इसको आप इसीलिए हम ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं। जब आपने फॉस्फोरस एसिड लिया, ये क्या है आपका? फॉस्फोरस एसिड। तो जब आपने फॉस्फोरस एसिड लिया, उसमें से H2O निकालने के बाद वापस से एसिड बन रहा है, तो इसीलिए मैं इसको ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड बोल सकता हूं। लेकिन जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो तो H2O निकालने के बाद ऑक्साइड बन रहा है, एसिड नहीं बन रहा, इसीलिए यहां पर आप ऑर्थो यूज नहीं कर सकते। ऑर्थो यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो ये प्रीफिक्स का खेल समझ में आ गया। एसिड्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं, क्या इनका खेल है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर ऑक्साइड एसिड्स आपके जो 17 ग्रुप को छोड़ के बाकी सब कंप्लीट हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई डाउट होगा आपको। अगर डाउट है तो फिर वीडियो वापस से देखो, फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि क्या डाउट है आपका। ठीक है, चलिए, तो यानी कि यहाँ पर एक एसिड की बात हो गई, एस एसिड की बात हो गई, हाइपोस की हो गई थी, परऑक्सी की हो गई थी। ठीक है, देन पायरो की हो चुकी है, मेटा की हो चुकी है। ठीक है, मेटा की भी हो चुकी है। तो ये सारे बात हो चुकी है। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, केमिकल बॉन्डिंग तुमने पढ़ रखा है, तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज्यादा कोई खास दिक्कत आएगी आपको स्ट्रक्चर बनाने में। जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग में जब आप हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट समझते हो, तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हो किसी भी स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं वैसे तो, सिग्मा प्लस लोन पेयर वाले। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर वाला मेथड होता है एक, तो जो काफी फेमस है, और एक होता है वो फॉर्मूला वाला। ठीक है, जो अगर आपको याद हो तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, प्लस एनायन चार्ज एंड माइनस कैटायन चार्ज। एक ये फॉर्मूला भी होता है हाइब्रिडाइजेशन का। दोनों आपको आते होंगे या दोनों आपको पढ़ाए गए होंगे। ठीक है, अब जो भी आता है आपको उस हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 है, पर्सनली मैं इसको ज्यादा प्रेफर मानता हूं, क्योंकि सिग्मा प्लस लोन पेयर वाले में जनरली बच्चों को आइडिया ही नहीं होता कि कितने सिग्मा बनेंगे, कितने लोग पाई बॉन्ड बनेंगे। अब जैसे इसमें कितने सिग्मा बनाओगे आप, ठीक है, आइडिया ही नहीं होगा।
तो अगर आपको याद है, चलो आपको पता है कि आप 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और 0 लोन पेयर बनेंगे, तो भी स्टेरिक नंबर इसका कितना आएगा 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है कि हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितने हैं 6, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 2, तो टोटल कितना आ रहा है 4। ये कैटायन या एनायन चार्ज तो है नहीं, ठीक है, तो भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp3 आएगी, ठीक है। sp3 यानी कि सल्फर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्केलेटन कुछ इस तरीके से होता है। अब सेटिस्फाई करते चलो, ऑक्सीजन कितने हैं 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन लगा दिए, ठीक है। अब आप जानते हो कि ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट होता है, उसकी वैलेंसी तो 2 होती है। अब सल्फर के पास टोटल कितने हैं, सल्फर के 6 बॉन्ड बन सकते हैं, मैक्सिमम सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो यानी कि 6 बॉन्ड बना सकता है, तो दो ऑक्सीजन को तो ये डबल बॉन्ड बना के सेटिस्फाई कर सकता है। हो गए सल्फर के 6 बॉन्ड कंप्लीट, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए इसके। अब बाकी ऑक्सीजन को कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। हो गया H2SO4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये दोनों जो है, ये दोनों आपके एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में, इसी तरीके से बनाने हैं आपको, ठीक है, इसी तरीके से सारे एसिड्स बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब स्ट्रक्चर तो सारे इस तरीके से बन जाएंगे। आपको एक जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखनी है वो क्या है, आपको एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ड्यूरिंग फॉस्फोरस इन फॉस्फोरस ऑक्सा एसिड्स, ठीक है, फॉस्फोरस के जब आप ऑक्सा एसिड बनाओगे तो ये वाला बॉन्ड तो कंपलसरी प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। क्या है इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप H3PO4 का स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है, H3PO4 का स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो इसमें जब आप स्टेरिक नंबर निकालोगे तो स्टेरिक नंबर आ रहा होगा इसका कुछ कितना, देखो 4 तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 0 लोन पेयर रहेंगे, तो स्टेरिक नंबर आएगा 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। या फिर अगर दूसरे मेथड से करो तो हाफ सेंट्रल एटम फॉस्फोरस के कितने हैं 5, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3, टोटल कितना आ रहा है 4, ये आ रहा है sp3। ऑक्सीजन इज नॉट एन मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कौन होते हैं, मोनोवैलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो, यानी कि हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये होते हैं मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम्स ही काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और मोनोवैलेंट कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है, sp3 आ गया। तो यानी कि फॉस्फोरस की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, टेट्राहेड्रल, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इसमें ये वाला बॉन्ड तो हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा। बाकी जगह जैसे बाकी कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो बाकी ऑक्सीजन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी ध्यान से सुनो। अगर मैं एग्जांपल लूं मैं H3PO3 का, ठीक है, तो इसमें भी जो स्टेरिक नंबर है वो 4 ही आएगा। स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब निकाल के देख लो, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ाने बैठा मैं यहाँ पे, ठीक है, स्टेरिक नंबर 4 ही आएगा। देखो स्टेरिक नंबर 4 है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका स्केलेटन कुछ इस तरीके से रहेगा, ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है, ज्योमेट्री इज द करेक्ट वर्ड। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो पहला काम आपको ये लगाना है कि ये वाला ऑक्सीजन होगा ही होगा इन केस ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सा एसिड। बाकी ऑक्सीजन को आप सेटिस्फाई कर दो, कितने हैं 3, ठीक है, तो ये 3 ऑक्सीजन हो गए। अब 3 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑक्सा एसिड में जनरली आपको हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं दिखेगा सेंट्रल एटम से, लेकिन इन केस ऑफ फॉस्फोरस आपको डायरेक्टली सेंट्रल एटम से कनेक्टेड हाइड्रोजन दिख जाएगा, ठीक है, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन से डायरेक्ट बॉन्डिंग आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये दो ही हाइड्रोजन जो है एसिडिक बिहेव करेंगे, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसीलिए इसकी जो बेसिसिटी आएगी
इसकी H3PO3 की वो 2 आएगी। आपको देखने में लगेगा यार ये तो 3 हाइड्रोजन दे सकता है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना तो असली कहानी सामने आएगी कि यार ये तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन दे सकता है। ठीक है, इसमें आपको 3 हाइड्रोजन मिल सकते हैं क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो बात समझ में आई। फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको सारे ऑक्सा एसिड्स नहीं, हैलोजन को छोड़ के सारे ऑक्सा एसिड्स का स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूं। ये केस आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हैलोजन का क्या केस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए, लेक्चर वाइज सीआरई चाहिए, या फिर आपको असाइनमेंट वगैरह चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। आप विजिट करिए और ये सब देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।